दोस्तों, अंतरिक्ष की गहराइयों में भारत की बढ़ती ताकत को देखकर दुनिया के जलने वाले देशों की रातों की नींद उड़ चुकी है। भारत को रोकने के लिए एक ऐसी खौफनाक और गहरी साजिश रची गई जिसका कच्चा चिट्ठा पूरी तरह खुलने वाला है। जब हमारे एक के बाद एक रॉकेट मिशन फेल होने लगे तो ये सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए चिंता की बात नहीं थी, बल्कि पूरे देश में एक हड़कंप मच गया था। हर भारतीय के मन में बस एक ही सवाल था, आखिर हमारे वो भरोसेमंद रॉकेट जिन्होंने कभी हारना नहीं सीखा, अचानक दगा क्यों देने लगे? क्या ये महज कोई टेक्निकल ग्लिच था या इसके पीछे किसी विदेशी दुश्मन का कोई काला हाथ छिपा था? हमारे वैज्ञानिकों की बरसों की तपस्या को मिट्टी में मिलाने वालों का हिसाब चुकता करने के लिए अब मैदान में उतर चुका है भारत का असली जेम्स बॉन्ड। आधी रात को इसरो के हेडक्वार्टर में एक ऐसी काली गाड़ी दाखिल हुई जिसे देखते ही दुश्मनों के माथे पर पसीना आ जाता है। जी हां, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने अब खुद कमान संभाल ली है। आखिर डोभाल को अचानक आधी रात को इसरो सेंटर क्यों जाना पड़ा? क्या हमारे रॉकेट्स के साथ कोई अंदरूनी छेड़छाड़ हो रही थी? आइए जानते हैं इस गहरी साजिश और भारत के उस खौफनाक पलटवार की पूरी दास्तान। लेकिन इस मिशन की गहराई में जाने से पहले अगर आप भी इसरो को भारत की आन बान और शान मानते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पूरी ताकत के साथ जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हमारे खून में उबाल पैदा करता है। दोस्तों, जब कोई देश फर्श से उठकर सीधा अर्श पर पहुंच जाता है और चांद मंगल की आंखों में आंखें डालकर बात करने लगता है तो दुनिया की तथाकथित महाशक्तियों के पेट में मरोड़ उठना स्वाभाविक है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने पिछले कुछ सालों में जो रफ्तार पकड़ी है उसने नासा से लेकर चीन की सीएनएसए तक की धड़कनें बढ़ा दी हैं। हम वो जादूगर बन चुके थे जो बहुत ही कम बजट में वो कारनामे कर रहे थे जिन्हें अमीर देश अरबों डॉलर लुटाकर भी हासिल नहीं कर पा रहे थे। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग और आदित्य L1 के सूर्य की ओर बढ़ते कदमों ने पूरी दुनिया को झुकने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन अचानक इस चमकती कामयाबी के बीच एक काला साया मंडराने लगा। हमारे सबसे जांबाज और भरोसेमंद रॉकेट, जिन्हें इसरो का वर्क हॉर्स कहा जाता था, वो अचानक नाकाम होने लगे। पहली बार जब ऐसा हुआ तो सबको लगा शायद कोई तकनीकी कमी होगी, लेकिन जब ये दोबारा हुआ तो शक की सुई गहराने लगी। क्या ये सिर्फ मशीनों की सिस्टम फेलियर थी या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा था? 2025 से 26 के इस नए और आत्मनिर्भर भारत में जब हम ग्लोबल स्पेस मार्केट पर राज करने की तैयारी कर रहे थे, ठीक उसी वक्त हमारे सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी भनक हमें बहुत देर से लगी। और जब शक पुख्ता सबूतों में बदलने लगा तो दिल्ली के सत्ता गलियारों में तूफान आ गया। एक ऐसी गुप्त मीटिंग बुलाई गई जिसकी खबर मीडिया तक को नहीं थी, और बिना किसी शोर शराबे के भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल केरल के इसरो सेंटर पहुंच गए। डोभाल का वहां जाना कोई आम बात नहीं थी। ये एक मिशन था इसरो के सिस्टम में सेंध लगाने वालों को पकड़ने का और भारत के अंतरिक्ष मिशन को दुश्मनों की नजर से बचाने का। अब कहानी के उस डरावने हिस्से को समझिए जिसने हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों की नींद उड़ा दी थी। देखिए, रॉकेट साइंस की दुनिया में फेल होना कोई नई बात नहीं है। बड़े बड़े देश फेल होते हैं, लेकिन PSLV कोई मामूली रॉकेट नहीं है। ये इसरो का वो बाहुबली है जिसने लगातार 39 सफल लॉन्चिंग का वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जिसे तोड़ना नामुमकिन लगता था। पूरी दुनिया अपनी कीमती सैटेलाइट्स के लिए इस पर आंखें बंद करके भरोसा करती थी, लेकिन अचानक PSLV C39 फेल हो जाता है। उसकी हीट शील्ड, यानी वो सुरक्षा कवच जो सैटेलाइट को अंतरिक्ष की भीषण गर्मी से बचाता है, वो अलग ही नहीं हुआ। इतना ही नहीं, जब जांच आगे बढ़ी और हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं तो GSLV के साथ भी कुछ ऐसी ही रहस्यमयी घटनाएं हुई थी। कभी ईंधन का अचानक लीक हो जाना तो कभी ऐन मौके पर कम्युनिकेशन का टूट जाना। ये सब इतनी बारीकी और सटीक टाइमिंग के साथ हो रहा था कि इसे सिर्फ इत्तेफाक मान लेना अपनी जान जोखिम में डालने जैसा था। हमारी खुफिया एजेंसियों IB और रॉ को पुख्ता जानकारी मिली थी कि भारत की स्पेस इंडस्ट्री को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। वजह बिल्कुल साफ थी। अगर भारत इसी तरह सस्ते में सैटेलाइट लॉन्च करता रहा तो पश्चिमी देशों और चीन की करोड़ों डॉलर की दुकानें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। इसी बड़े खतरे को भांपते हुए अजीत डोभाल ने खुद मोर्चा संभाल लिया। डोभाल का VSSC जाना कोई प्रोटोकॉल नहीं था, बल्कि एक इमरजेंसी ऑपरेशन था। सूत्रों की माने तो उन्होंने इसरो चेयरमैन S सोमनाथ और टॉप साइंटिस्ट्स के साथ बंद कमरे में घंटों तक उस सच को खंगाला जिसे दुनिया से छिपाया जा रहा था। उस बंद कमरे की मीटिंग में सिर्फ नए मिशनों की बात नहीं हुई, बल्कि उन अंदरूनी खतरों और सिस्टम की उन कमियों को ढूंढा गया जिनका दुश्मन देश गलत फायदा उठा रहे थे।
डोभाल की पैनी नजर इसरो के इंटरनल सिक्योरिटी ऑडिट पर थी। सबसे बड़ा और चुभता हुआ सवाल ये था कि क्या हमारे सिस्टम में कोई बाहरी मालवेयर यानी डिजिटल वायरस डाला गया है, या फिर हमारी सप्लाई चेन जहां से रॉकेट के छोटे छोटे पुर्जे बनकर आते हैं वहां कोई बड़ी सेंधमारी की गई है। याद रखिए, एक रॉकेट लाखों कल पुर्जों से मिलकर बनता है, और अगर उनमें से एक छोटी सी चिप या वॉल्व में भी जानबूझकर खराबी कर दी जाए तो करोड़ों का मिशन पल भर में राख के ढेर में बदल जाता है। डोभाल का इसरो सेंटर पहुंचना इस बात का साफ इशारा था कि भारत सरकार अब इन हादसों को सिर्फ एक तकनीकी खराबी मानकर बैठने वाली नहीं है। ये मामला अब सिर्फ साइंस का नहीं रह गया था, बल्कि सीधे तौर पर देश की सुरक्षा से जुड़ चुका था। भारत ने दुनिया को साफ चेतावनी दे दी कि अगर कोई हमारी तरक्की को रोकने की कोशिश करेगा तो हम उसे मुंह तोड़ जवाब देना अच्छी तरह जानते हैं। इस पूरी साजिश की गहराई को समझने के लिए हमें उस इतिहास को देखना होगा जो आज भी हर भारतीय को परेशान करता है। ये पहली बार नहीं है जब इसरो को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई हो। आपको 1994 का वो बुरा दौर याद होगा जब भारत क्रायोजेनिक इंजन बनाने के आखिरी स्टेज पर था। अगर उस वक्त हमने वो तकनीक हासिल कर ली होती तो आज भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में अमेरिका से भी कई साल आगे होता। लेकिन ठीक उसी समय एक झूठे जासूसी केस की पूरी कहानी रची गई। भारत के सबसे टैलेंटेड वैज्ञानिक नंबी नारायणन, जो उस समय क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे, उन्हें गलत आरोपों में फंसाकर जेल भेज दिया गया। उन पर यह बहुत ही घटिया और झूठा इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने रॉकेट की सीक्रेट टेक्नोलॉजी मालदीव की कुछ महिलाओं के माध्यम से दूसरे देशों को बेच दी है। कई सालों की कानूनी लड़ाई के बाद सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पूरी तरह निर्दोष पाया और उन्हें पूरे सम्मान के साथ रिहा किया गया। लेकिन तब तक दुश्मन अपनी चाल में कामयाब हो चुका था। भारत का क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट कई साल पीछे चला गया था। जरा गहराई से सोचिए, इस पूरी साजिश का असली फायदा किसे हुआ? सीधा जवाब है उन्हीं देशों को जो आज सैटेलाइट लॉन्च करने के बदले दुनिया भर से बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं। अजीत डोभाल और हमारी सुरक्षा एजेंसियां इस पुरानी साजिश को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं दुश्मन देश दोबारा वैसी ही चाल तो नहीं चल रहे। हाल ही में हुए फेल मिशन, खासकर जिस तरह पीएसएलवी की हीट शील्ड नहीं खुली, वो इसी पुरानी साजिश की तरफ इशारा कर रहा था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हीट शील्ड को अलग करने वाले पायरोबोल्ट्स में अगर थोड़ी सी भी तकनीकी छेड़छाड़ की जाए तो पूरा मिशन फेल हो जाता है। और ये छेड़छाड़ सीधे तौर पर भी की जा सकती है और दूर बैठे साइबर अटैक के जरिए भी। डोभाल की मीटिंग के दौरान इस अंदरूनी खतरे पर भी बहुत विस्तार से चर्चा हुई। क्या हमारा कोई वैज्ञानिक किसी दुश्मन देश के लालच या जाल में तो नहीं फंसा? जिस तरह पिछले दिनों डीआरडीओ और विदेश मंत्रालय के कुछ लोगों को पाकिस्तानी और चीनी एजेंसियों ने अपने जाल में फंसाया था, उसे देखते हुए इसरो की सुरक्षा को पूरी तरह अभेद्य बनाना अब बहुत जरूरी हो गया था। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि डोभाल के उस बड़े दौरे के बाद आखिर हकीकत में क्या बदला? तो असल बात यह है कि भारत ने अब इसरो की सुरक्षा को इतना मजबूत कर दिया है कि इसे भेदना अब नामुमकिन है। सबसे बड़े बदलाव इसकी फिजिकल और साइबर सिक्योरिटी में किए गए हैं। पहले जहां इसरो के केंद्रों की सुरक्षा एक सामान्य सरकारी संस्थान की तरह थी, अब वहां सीआईएसएफ के सबसे ट्रेंड और खतरनाक कमांडोज तैनात कर दिए गए हैं। वहां अब सुरक्षा का ऐसा घेरा है जिसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं। हर आने जाने वाले की जांच अब उसी कड़ाई से होती है जैसे किसी न्यूक्लियर प्लांट या किसी अति संवेदनशील परमाणु बंकर की जाती है। अजीत डोभाल ने स्पष्ट कर दिया है कि इसरो अब सिर्फ एक वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर नहीं है, बल्कि ये भारत की रणनीतिक ताकत का एक बड़ा हिस्सा है और देश की ताकत की सुरक्षा में कोई भी लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन असली चुनौती तो डिजिटल दुनिया की थी। डोभाल की सलाह पर इसरो ने अपने पूरे आईटी सिस्टम को एयर गैप करने का काम बहुत तेजी से पूरा किया है। इसका मतलब ये है कि वो कंप्यूटर जो रॉकेट लॉन्च और मिशन को कंट्रोल करते हैं, उनका इंटरनेट की बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं होगा। अब दुनिया का कोई भी हैकर, चाहे वो चीन में बैठा हो या अमेरिका के किसी कोने में, हमारे सिस्टम में दाखिल होने की सोच भी नहीं सकता। इसके अलावा रॉकेट में लगने वाले हर एक छोटे पार्ट की फॉरेंसिक जांच अब कंपलसरी कर दी गई है। सामान सप्लाई करने वाली कंपनियों की अब इतनी बारीकी से जांच हो रही है ताकि कोई भी खराब या संदिग्ध पुर्जा हमारे रॉकेट का हिस्सा न बन सके। आईबी और रॉ की एक स्पेशल यूनिट अब हर वक्त इसरो के प्रोजेक्ट्स पर नजर रख रही है। ये यूनिट वैज्ञानिकों पर दबाव बनाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए बनाई गई है, ताकि कोई भी विदेशी ताकत उन्हें ब्लैकमेल न कर सके या गुमराह न कर सके। भारत ने अब दुनिया के बड़े देशों को साफ बता दिया है कि हमारा इसरो अब कोई सॉफ्ट टारगेट नहीं है जिसे दुश्मन अपनी चालों से डरा सके। जिस तेजी से हम गगनयान और चंद्रयान 4 जैसे बड़े मिशनों पर काम कर रहे हैं, उसे देखते हुए सुरक्षा का ये नया और सख्त घेरा हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बनेगा।
अब भारत कोई भी रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि अब बात सिर्फ मशीनों की कामयाबी की नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष में भारतीय जांबाजों को सुरक्षित भेजने की है। अगर हम इस पूरी बात को गहराई से देखें तो समझ आता है कि आखिर क्यों कुछ देश भारत की तरक्की को रोकने के लिए इतने परेशान हैं। इसका सीधा सा जवाब है ग्लोबल मार्केट में बढ़ता पैसा, पावर और हमारा दबदबा। आज के समय में स्पेस इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन की बहुत बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। भारत अपने रीयूजेबल रॉकेट और छोटी सैटेलाइट लॉन्च करने की नई तकनीक के साथ इस पूरे बाजार में अपनी धार जमा रहा है। हम बहुत कम खर्च में वो बड़े काम कर देते हैं